सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम, अध्याय 191। अगर 100% यकीन नहीं है तो भूल जाए। हालांकि हर सर्जरी में थोड़ा जोखिम होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके मरीज को बिना एक भी चीरा लगाए ठीक कर सकता हूं, तो क्या होगा? क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? वांग युदाओ ने उसकी ओर देखा और उसका भाव तुरंत गंभीर हो गया। बूढ़े डॉक्टर का शरीर कांप उठा, फिर उसने वांग युदाओ को गौर से देखा और एक पल बाद वह अचानक हंस पड़ा। किंग रेन और ली ले ने एक दूसरे को देखा। ली ले ने वांग युदाओ को पहले भी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते देखा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वांग युदाओ चिकित्सा में कुशल है या नहीं। बेशक अगर चेनफा यहाँ होता तो वह वांग युदाओ पर विश्वास कर सकता था, क्योंकि वांग युदाओ ने जंगल में उस पर शुद्धिकरण कला का प्रयोग किया था। हालांकि अगर वांग युदाओ सचमुच चिकित्सा में उतना ही कुशल था जितना उसने दावा किया था, तो इस बार उन्हें सचमुच एक खजाना मिल गया था। उसका युद्ध कौशल काली जेल की स्वर्ण कवच सेना को टक्कर दे सकता था और उसके चिकित्सा कौशल की तुलना बूढ़े डॉक्टर से की जा सकती थी। ऐसा व्यक्ति अकल्पनीय था। वांग युदाओ चुपचाप बूढ़े डॉक्टर को देख रहा था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यही व्यक्ति यहाँ का प्रभारी है। वह इंतजार कर रहा था कि बूढ़े डॉक्टर उसमें रुचि लें, और उसने गलत नहीं था। ओल्ड डॉक्टर के पास निश्चित रूप से 100% गारंटी नहीं थी। ठीक है, चूंकि तुम इतने दृढ़ हो, मैं देखता हूं कि क्या तुम में सचमुच एक क्षमता है। अगर तुम सच में तीसरे गुरु की बीमारी ठीक कर सकते हो तो। बूढ़े डॉक्टर ने बाकी बात अनकही ही छोड़ दी। उसकी नज़रें गहरे अर्थों में वांग युदाओ पर टिकी थीं। वांग युदाओ आखिरकार मुस्कुराए। बूढ़े डॉक्टर को देखकर, जो मुड़कर चला गया था, वांग युदाओ ने राहत की सांस ली, फिर किंग रेन और लीले की तरफ देखा। उसके दिल में गुस्से का ज्वार उमड़ पड़ा, खासकर किंग रेन के प्रति। चाहे जो भी हो, वांग युदाओ ने किंग रेन की जान जरूर बचाई थी, लेकिन इस आदमी ने तो उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। वांग युदाओ को अपनी ओर देखते देख किंग रेन तुरंत एक कदम पीछे हट गई। अब उसे वांग युदाओ की वीरता का एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वांग युदाओ मियुकी का वेश धारण किए हुए थी, तो उसने पहाड़ों में वापस आने का नाटक क्यों किया था। उसे सचमुच डर था कि यह आदमी अब अचानक उस पर हमला कर देगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ, ये जगह आखिर कहाँ है? वांग युदाओ की अब जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई। यह एक कमरे में, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह जगह असल में कहाँ है, खासकर एक बार ब्लैक जेल ले जाए जाने के बाद। ये लोग उसे ब्लैक जेल से बाहर निकाल सकते थे, इसलिए उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। हो सकता है कि यह फिर से कोई अजीब संगठन हो। ली ले मुस्कुराया। वह शुरू से ही वांग युदाओ को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने वांग युदाओ के साथ कुछ खास नहीं किया था। उसने हाथ फैलाए और कहा, चिंता मत करो, ये व्हाइट शील्ड की एक शाखा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने व्हाइट शील्ड के बारे में सुना है या नहीं। तुम्हें पहले भी चिंता हुई होगी, लेकिन अगर तुम्हारी चिकित्सा कौशल सचमुच उतनी ही असाधारण है जितनी तुम कह रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब से तुम व्हाइट शील्ड के दोस्त भी बनोगे। अगर वांग युदाओ सचमुच थर्ड मास्टर की बीमारी ठीक कर पाता, तो वांग युदाओ की क्षमताओं और थर्ड मास्टर के रक्षक के रूप में वह व्हाइट शील्ड का पक्का दोस्त बन जाता। कोई भी वांग युदाओ को व्हाइट शील्ड में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता, और अगर वांग युदाओ को कभी कोई परेशानी होती तो वे उसकी मदद जरूर करते। वांग युदाओ ने लीले की तरफ देखते हुए गुनगुनाया। हालांकि लीले की बातें अच्छी लग रही थीं, लेकिन हर चीज़ की एक शर्त होती थी, उसे तथाकथित थर्ड मास्टर की बीमारी ठीक करनी थी। दूसरे शब्दों में, अगर वांग युदाओ थर्ड मास्टर की बीमारी ठीक नहीं कर पाता तो उसकी किस्मत नहीं बदलेगी, उसका दिल जरूर खोद दिया जाएगा। हालांकि वांग युदाओ इस मौके को पाकर बहुत खुश था, और चूंकि वह व्हाइट शील्ड में था, इसलिए शायद उसे वहां से जाने में 1-2 दिन नहीं लगेंगे। अगर वह उस समय कदम उठाता और तथाकथित थर्ड मास्टर की बीमारी में सकारात्मक रुझान दिखा पाता, तो यह निश्चित रूप से काफ़ी है। लेकिन क्या हम यहीं रहेंगे? वांग युदाओ ने इधर उधर देखा। हालांकि यहाँ कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन कुछ दवाओं की गंध काफ़ी अप्रिय थी। हे, चलो कमरे बदलते हैं। लीले मुस्कुराया, फिर जल्दी से युदाओ के लिए रास्ता दिखाया। कमरे से बाहर निकलते हुए वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। पता चला कि जिस कमरे में वह भी था, वह तहखाने में था, और तहखाने से बाहर आने के बाद भी वांग युदाओ यह नहीं बता सका कि वे वास्तव में कहाँ हैं। चारों ओर ढेर सारी इमारतें थीं, और वह किसी भी दिशा में स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। लीले आगे आगे चला, वांग युदाओ उसके पीछे पीछे चला, और किंग रेन भी चुप रहा। वांग युदाओ की नज़र किंग रेन पर पड़ी। उसे यह व्हाइट शील्ड समझ नहीं आ रही थी। अब लग रहा था कि यह ब्लैक प्रिजन जैसा ही कोई संगठन होगा। वांग युदाओ ने हमेशा सोचा था कि इस दुनिया में ऐसी अजीबोगरीब ताकतें हो सकती हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उनमें फंस जाएगा। और यह सब किंग रेन की वजह से था। अरे लीले, अगर मैं तीसरे गुरु की बीमारी ठीक कर दूं और किसी इंसान की मांग करूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे तीसरे गुरु उसे मुझे दे देंगे? वांग युदाओ ने अचानक पूछा।
वांग युदाओ के बोलते ही लीले थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने सच कहा, शायद यही करेगा। किंग रेन के हाव भाव बदल गए, खासकर जब उसने वांग युदाओ को अपनी ओर देखते देखा। वह तुरंत समझ गई कि वांग युदाओ किसकी बात कर रहा था जब उसने कहा कि उसे एक इंसान चाहिए। तो अच्छी बात है। वांग युदाओ ने किंग रेन की तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुराए। अगर किंग रेन न होता तो उसे काली जेल के लोग पकड़ नहीं पाते। वह एक भी इंसान को नहीं मार सकता था, पहाड़ों में रहने वाला वह आदमी मरा ही नहीं था, वरना काली जेल के लोग उसे बिना वजह क्यों पकड़ लेते। जरा यहीं रुको, मुझे लगता है कि और डॉक्टर थोड़ी देर में तीसरे गुरु को ले आएंगे। लीले वांग युदाओ को एक बैठक कक्ष में ले गया। दरअसल वांग युदाओ ज्यादा देर बैठे नहीं थे कि दो लोग अंदर आए। एक तो वही बूढ़ा डॉक्टर था जिसे उसने पहले तहखाने में देखा था, और दूसरा वही तीसरा गुरु होना चाहिए जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। इस तीसरे गुरु ने वांग युदाओ पर जो पहली छाप छोड़ी वह था दुबला पतला, बिल्कुल छड़ी जैसा, और अंदर आते ही वह लगातार खांस रहा था। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। फिर भी इतने पीले चेहरे और कमजोर शरीर के बावजूद उसने वांग युदाओ को एक बेहद खतरनाक एहसास दिया। यह आदमी एक जहरीला सांप था, एक ऐसा जहरीला सांप जो एक ही बार में काट लेता। दरवाजे से अंदर आने के बाद तीसरे गुरु ने वांग युदाओ को देखा और उसे गौर से देखा, फिर हंसते हुए उसके पास चले गए। तो ये वांग युदाओ ही होगा। तीसरा गुरु सीधे वांग युदाओ की ओर बढ़ा। वांग युदाओ जल्दी से खड़ा हुआ और उसकी तरफ सिर हिलाया। उसी समय उसकी दिव्यदृष्टि सक्रिय हो गई, लेकिन जैसे ही वांग युदाओ की दिव्यदृष्टि खुली उसने वांग युदाओ को चौंका दिया, जिससे वह एक कदम पीछे हट गया और अपनी कुर्सी भी गिरा बैठा। तुम्हें क्या हुआ है? वांग युदाओ की अचानक घबराहट ने बाकी सभी को हतप्रभ कर दिया। तृतीय गुरु ने भौहें चढ़ाईं, उनकी आंखें बिना कुछ बोले वांग युदाओ पर टिकी रहीं। वांग युदाओ ने अपने मन के सदमे को दबाते हुए अपना संयम वापस पाया और जल्दी से अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, क्षमा करें। वह तेजी से सांस लेते हुए तुरंत बैठ गया। उसने सचमुच इस आदमी की क्यूई की इतनी जबरदस्त उम्मीद नहीं की थी। सच कहूं तो दिव्यदृष्टि बीमारी को देख सकती थी, लेकिन जब दिव्यदृष्टि देखती थी तो वह किसी व्यक्ति की एक खास क्यूई को भी समझ सकती थी, जैसे कि इस तृतीय गुरु की आंतरिक ऊर्जा। इस आदमी की आंतरिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और यह आंतरिक ऊर्जा शीतलता के साथ थी। अगर यह आदमी किसी पर हथेली से वार करे और उस ठंडी आंतरिक ऊर्जा को दुश्मन के शरीर में डाल दे तो दुश्मन शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। संक्षेप में, ये तीसरा गुरु बहुत भयानक था। भाई वांग, मुझे आपको इस तरह आमंत्रित करने के लिए बहुत दुख है, लेकिन मेरा शरीर बहुत कमजोर है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ज्यादा अनावश्यक बातें भी नहीं कहना चाहता। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि बूढ़े डॉक्टर ने जो पहले कहा था वह सच था या नहीं। तीसरा गुरु मुख्य आसन पर बैठा था, मुंह खोलते ही सीधे मुद्दे पर आ गया। वांग युदाओ ने सोचा, आखिरकार बात आ ही गई। उसने पहले ही दिव्यदृष्टि से तीसरे गुरु की बीमारी की जांच कर ली थी। दरअसल उसकी बीमारी, हालांकि उसे बीमारी कहा जा सकता था, लेकिन उसे बीमारी नहीं भी कहा जा सकता था। ये कुछ बीमारी के भीतर चोट और चोट के भीतर बीमारी जैसा था। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली, अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और फिर शांति से कहा, तीसरे गुरु, मुझे कठोर होने के लिए दोष मत दीजिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि अगर वरिष्ठ वृद्ध डॉक्टर ने सचमुच मेरा हृदय निकालकर आपको दे भी दिया होता तो भी मेरा अनुमान है कि आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं होती। इसके अलावा उस समय आपकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत कम हो गई होती। इस तीसरे गुरु की आंतरिक ऊर्जा में छिपी शीतलता का अर्थ था कि वह जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे वह शीत संरेखित होनी चाहिए। एक बार उनके शरीर की शीतलता चली गई तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत कमजोर हो जाएगी और उनकी 70 से 80% आंतरिक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। जैसे ही वांग युदाओ ने कहा, तीसरे गुरु, जो पहले मुख्य आसन पर बैठे थे, ने अचानक अपना भाव बदला, फिर तुरंत शांत हो गए। वह अपने शरीर को किसी से भी बेहतर समझते थे और बहुत कम लोग जानते थे कि उनके द्वारा विकसित आंतरिक ऊर्जा शीत संरेखित थी। सच कहूं तो इस दुनिया में वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो आंतरिक ऊर्जा की साधना कर सकते हैं। चीनी मार्शल आर्ट विशाल और गहन है और मार्शल कलाकार हर जगह मौजूद हैं। हालांकि मार्शल कलाकारों की तुलना में आंतरिक ऊर्जा की साधना करने वालों की संख्या वास्तव में बहुत कम है। कुछ लोग तो अनजाने में ही आंतरिक क्यूई की साधना कर लेते हैं, और उसके जैसे लोग निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हैं। उसकी आंतरिक ऊर्जा पहले ही पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वांग युदाओ को पहली नज़र में ही यह पता चल जाना कि उसके शरीर में आंतरिक ऊर्जा है, और यह भी पता चल जाना कि वह जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है वह शीत संरेखित है, ये काफ़ी प्रभावशाली था। निस्संदेह उसे सबसे ज्यादा चिंता वांग युदाओ के इस कथन की थी कि बीमारी का इलाज करने से उसकी साधना सीधे तौर पर कमजोर हो जाएगी, जिसे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो फिर क्या किया जाए? तीसरे गुरु ने उत्सुकता से पूछा। अब उसे समझ आ गया था कि इस वांग युदाओ में जरूर यह क्षमता है।
तीसरे गुरु, कृपया निश्चिंत रहें। मैं आपकी बीमारी को स्वीकार करता हूँ। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता और मैं व्हाइट शील्ड का सदस्य नहीं हूँ। मैं आपकी बीमारी का इलाज क्यों करूँ? और अगर मैं आपकी बीमारी ठीक कर दूँ तो आपको क्या लगता है कि आपको मुझे मुआवजे के तौर पर क्या देना होगा? उसके शरीर की ठंडक ने सीधे उसके हृदय पर आक्रमण कर दिया था, और यह ठंडक अत्यंत व्यापक थी। उसका दिल सिर्फ बर्फ से जमा हुआ नहीं था। अगर वह न होता तो ओल्ड डॉक्टर द्वारा बताया गया हृदय प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपाय था। बेशक, अगर उन्हें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो अग्नि संरेखित मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हो और उसकी मदद कर सके, तो शायद वह जिंदा बच सकता था, लेकिन ये भी एक अस्थायी उपाय था, स्थायी इलाज नहीं। इसके अलावा कौन किसी और की आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने शरीर की ठंडक को रोकने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का इतना ज्यादा इस्तेमाल करेगा? जब तीसरे गुरु ने वांग युदाओ की बातें सुनी तो वह तुरंत शांत हो गए। दरअसल वह अभी कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। आखिरकार एक जीवन रेखा आ ही गई थी, और वांग युदाओ के शब्द बिल्कुल सही थे। पहले वे अपने चाकू तेज कर रहे थे, वांग युदाओ को मारने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। ये वाकई थोड़ा अनुचित था। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम इसका इलाज कर सकते हो? ओल्ड डॉक्टर ने अचानक बीच में ही टोक दिया। वांग युदाओ की बातों से वह कुछ नाराज हो गए। ये जानना जरूरी है कि तीसरे गुरु का दिल क्षतिग्रस्त था, सिर्फ जमा हुआ नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो उसका दिल टूट गया था और उसे सिर्फ बदला जा सकता था। वांग युदाओ ने बूढ़े डॉक्टर की तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया और खड़ा हो गया। जब उसने पहले दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया था तब उसने तीसरे गुरु के शरीर को साफ साफ देखा था। उसका दिल सचमुच क्षतिग्रस्त था और उसे दर्द हो रहा था। ठंड की वजह से उसके अंदरूनी अंग कई जगहों पर घायल हो गए थे। बारिश के दिनों में इस तरह का दर्द शायद दोगुना हो जाता। वांग युदाओ को बिना कुछ कहे अपनी ओर आते देखकर तीसरे गुरु ने कुछ नहीं कहा। यह उसका क्षेत्र था और उसे विश्वास नहीं था कि वांग युदाओ लापरवाही से काम करने की हिम्मत करेगा। वांग युदाओ तीसरे गुरु के पास गया और फिर उसके शरीर पर हाथ रखा। अगर शुद्धिकरण कला के सिर्फ एक प्रयोग से इस तीसरे गुरु को उस पर विश्वास हो जाता तो स्वाभाविक रूप से वह हिचकिचाता नहीं। बाकी कुछ लोग वांग युदाओ को असमंजस से देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि वांग युदाओ क्या करने की कोशिश कर रहा है। तीसरे गुरु ने भी भौहें चढ़ाईं, उनका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। वांग युदाओ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर शुद्धिकरण कला तुरंत तीसरे गुरु पर प्रभाव में आ गई। तीसरे गुरु, जो भौहें चढ़ा रहे थे, अचानक कांप उठे। वांग युदाओ और उनके बीच संपर्क बिंदु से एक अजीब सी अनुभूति तेजी से फैली, फिर तुरंत उनके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। वह अनुभूति सर्दियों के मौसम में अचानक गर्म अंगीठी मिलने जैसी थी, या गंभीर रूप से बीमार होने पर स्वादिष्ट गर्म भोजन खाने जैसी। संक्षेप में, उस अनुभूति ने उनके शरीर को तुरंत कई साल जवान महसूस कराया। वांग युदाओ का हाथ पहले ही तीसरे गुरु के शरीर से हट चुका था। तीसरे गुरु कुछ स्तब्ध थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पाया कि वांग युदाओ पहले ही अपनी जगह पर वापस आ चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे अभी जो हुआ था वह महज एक सपना था। फिर भी वह सचमुच और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनके शरीर में जरूर कुछ बदलाव आए हैं। उनके बगल में बैठे बूढ़े डॉक्टर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने तीसरे गुरु के चेहरे पर सदमे को साफ देखा, लेकिन बूढ़ा डॉक्टर थोड़ा उलझन में था। वांग युदाओ ने तो सिर्फ तीसरे गुरु के शरीर को छुआ था, तो तीसरे गुरु के चेहरे पर ऐसा भाव कैसे आ गया? उस पल में आखिर हुआ क्या था? किंग रेन और ली ले ने एक दूसरे को देखा। वे भी पूरी तरह से हतप्रभ थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तीसरे गुरु अचानक इतने हैरान क्यों हो गए। अगर चेनफा यहाँ होते तो वे तीसरे गुरु के सदमे को जरूर समझ पाते। हालांकि शुद्धिकरण कला का असली काम विषाक्त पदार्थों वगैरह को बाहर निकालना है, शुद्धिकरण कला व्यक्ति की नकारात्मक भावनाओं और शरीर के नकारात्मक कारकों को भी पूरी तरह से दूर कर सकती है। किसी व्यक्ति के शरीर के भीतर मौजूद नकारात्मक कारकों को कम मत आंकिए। ये व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कारकों जैसा ही है। हालांकि यह सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की बीमारी का इलाज नहीं करता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के नकारात्मक कारक अचानक दूर हो जाएं, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से इसे तुरंत महसूस करेगा और यह शरीर के लिए बहुत मददगार होता है। दूसरे शब्दों में, ये शुद्धिकरण कला न केवल रोगियों पर बल्कि सामान्य लोगों पर भी प्रयोग की जा सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग जो काम से बहुत थके हुए हैं, अगर वे शुद्धिकरण कला का प्रयोग करें तो उनकी थकान तुरंत दूर हो जाएगी और वे तरोताज़ा हो जाएंगे। हालांकि ये वास्तव में बीमारियों का इलाज नहीं कर सकती, इसलिए वांग युदाओ को कभी कभी शुद्धिकरण कला एक मिश्रित वरदान लगती है। वांग युदाओ अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए और मन ही मन और अधिक औषधि अंक खोने के लिए कोसते रहे। जब वह पहले काली जेल में थे तो उन्हें वास्तव में इससे मदद मिली थी, खासकर जंगल युद्ध के दौरान। वहां के जंगल में बहुत सारी औषधीय सामग्रियां थीं। वहां पूरे किए गए कई अभियानों ने वांग युदाओ को उच्च श्रेणी के औषधालय प्रशिक्षु क्षेत्र तक पहुंचने में मदद की और उनके औषधि अंग पहले से ही प्राथमिक औषधालय के करीब थे।
अगर एक औषधालय प्रशिक्षु होने के कारण वह पहले से ही इतने दुर्जय थे और उन्हें इतनी सारी चीजें मिली थीं, तो एक औषधालय के बारे में क्या। इसलिए वांग युदाओ एक प्राथमिक औषधालय बनने के लिए बहुत उत्सुक था। तीसरे गुरु ने अपने दिल में उठे सदमे को दबा लिया और वांग युदाओ की ओर तेजी से देखा, लेकिन एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह सचमुच बहुत हैरान था। वह कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं था जिसने भी आंतरिक कौशल की साधना की है। उसे स्वाभाविक रूप से मानव शरीर की क्यूई की कुछ समझ होती है। इसलिए उसे यकीन था कि जब वांग युदाओ का हाथ अभी उस पर था तो उसने उसे थोड़ी क्यूई जरूर दी थी, और क्यूई की उस छोटी सी मात्रा का उसके शरीर पर पहले ही प्रभाव पड़ चुका था। तीसरे गुरु ने यह भी अनुमान लगाया कि क्या यह व्यक्ति पहले ही शिखर तक साधना कर चुका है, या वह जिस मन साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा था वह सामान्य आंतरिक कौशल से अलग थी। वांग युदाओ ने कुर्सी पर हाथ थपथपाया। तीसरे गुरु की प्रतिक्रिया देखकर उसे स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया है, बशर्ते कि उसकी आंतें न फटी हों। पहले उसने लड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन तीसरे गुरु को देखकर उसने तुरंत वह बेतुका विचार त्याग दिया। इसके अलावा लीले ने पहले ही कहा था कि यह व्हाइट शील्ड की एक शाखा है, इसलिए यहाँ इन चंद लोगों के अलावा और भी लोग जरूर होंगे। अगर उसने हिम्मत करके कोई कदम उठाया भी तो वह बिल्कुल नहीं जा पाएगा। इसके अलावा अगर वह तीसरे गुरु की बीमारी ठीक कर सके, या तीसरे गुरु को यह भी बता सके कि वह उसका इलाज कर सकता है, तो तीसरे गुरु उस पर एहसान करेंगे। व्हाइट शील्ड पर एहसान कर पाना अच्छी बात होगी, भले ही वह व्हाइट शील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो। तीसरे गुरु कैसा लगा? बूढ़े डॉक्टर ने जल्दी से पूछा। तीसरे गुरु ने गहरी सांस ली, दूसरों की तरफ देखा, फिर वांग युदाओ की तरफ देखा और जोर से कहा, कोई चाय तो लाओ। वांग युदाओ के होठों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। भाई वांग, मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि फंगस राजा को आपने निगल लिया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तीसरे गुरु ने वांग युदाओ की ओर देखा, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनका संबोधन भाई वांग हो चुका था। किंग रेन, लीले और बूढ़े डॉक्टर जो उनके बगल में थे स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि इसका क्या मतलब है। लीले ने आश्चर्य से भरे चेहरे से वांग युदाओ को देखा। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना ताकतवर होगा और उसकी चिकित्सा क्षमता इतनी जबरदस्त होगी। यह क्या था, एक राक्षस? किंग रेन ने राहत की सांस ली। उसकी खूबसूरत आंखें एक अजीब सी चमक से चमक उठी जब उसने वांग युदाओ को देखा। सोच रही थी कि वह क्या सोच रही है। ये कुछ भी नहीं है, यह मूल रूप से मेरा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह वास्तव में भाग्य है। काश मैंने कवक राजा आपकी साधना को निगल न लिया होता। वांग युदाओ ने तीसरे गुरु की ओर देखा और मुस्कुराया। तीसरे गुरु का पूरा शरीर कांप उठा, फिर जल्दी से मुस्कुराया, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई वांग। मुझे अपने शरीर के बारे में आश्चर्य हो रहा है। चिंता मत करो, चूंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो जरूर करूंगा। और मेरे हिसाब से इससे तुम्हारी ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और तुम्हारे शरीर की बीमारी पूरी तरह ठीक हो जानी चाहिए। हालांकि इसके लिए एक प्रक्रिया की ज़रूरत है। तुम्हारा शरीर बहुत लंबे समय से चल रहा है, यह 1-2 दिन की बात नहीं है। वह अभी तक प्राथमिक औषधालय तक नहीं पहुंचा था और नए कौशल विकसित नहीं कर पाया था, इसलिए अब तीसरे गुरु की बीमारी का इलाज करना बिल्कुल असंभव था। तीसरे गुरु ने सिर हिलाया। वह अपने शरीर को अच्छी तरह जानता था और स्वाभाविक रूप से समझ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि सिर्फ ये जानना कि उसका शरीर ठीक हो सकता है काफ़ी था। ठीक है, जब तक आपको मेरी बीमारी ठीक करने का भरोसा है तब तक सब ठीक रहेगा। तीसरे गुरु ने मेज़ पटक दी। वह इतने सालों से अपने शरीर में ठंडी क्यूई से परेशान था, हर बार बारिश होने पर असहनीय दर्द सहता था। अगर वह सचमुच इस दर्द को दूर कर सके तो यही सबसे अच्छा होगा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया, एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, तीसरे गुरु मेरा एक विनम्र अनुरोध है। बोलो। मैं पहले यहाँ से निकलकर शांगनान शहर लौटना चाहता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बीमारी जरूरी नहीं है और मैं भागूंगा नहीं। तीसरे गुरु को देखकर वांग युदाओ थोड़ा चिंतित हो गया। उसे पकड़े हुए और काली जेल में लाए हुए बहुत समय हो गया था। 1 महीने तक संपर्क न होने के बाद उसे नहीं पता था कि शांगनान शहर के लोग कैसे हैं। वे शायद चिंता से बीमार थे, है ना? ब्लैक प्रिजन में बंद लोगों ने उसका फ़ोन ले लिया। उसने बहुत समय से अपनी सुरक्षा की सूचना देने के लिए फ़ोन नहीं किया था, इसलिए उसे एक बार वापस जाना पड़ा। थर्ड मास्टर ने वांग युदाओ की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए, ठीक है, मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत पता है। चूंकि तुम वापस जाना चाहते हो तो एक बार वापस जाओ। थर्ड मास्टर को इतनी आसानी से राजी होते देख वांग युदाओ खुश हो गया। क्या हुआ? किंग रेन को अपने साथ ले जाओ। अगर कुछ हुआ तो वह मदद कर सकती है और जब तुम वापस आओगे तो वह तुम्हें वापस ले आएगी। ये व्हाइट शील्ड कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आ जा सके, थर्ड मास्टर ने कहा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। उसने पहले ही अपने साथ जाने के लिए किसी को ढूंढने की योजना बना ली थी।
किंग रेन थोड़ा चौंकी, फिर वांग युदाओ की तरफ देखा और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया। इस बार वह सचमुच भेड़िए के हाथों में पड़ गई थी। ठीक है तीसरे गुरु, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जब मैं वापस जाकर कुछ काम निपटा लूंगा तो मैं व्हाइट शील्ड में वापस आ जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, वांग युदाओ ने कहा। लेकिन अपनी बात खत्म करने के बाद वह उसे याद दिलाना नहीं भूला, अरे वैसे तीसरे गुरु, अगर आपको कुछ दुर्लभ औषधीय तत्व मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। याद रखो, जितनी दुर्लभ उतना अच्छा। वांग युदाओ अब सिस्टम के स्वभाव को समझ गया था। जितनी दुर्लभ औषधीय तत्व होते या कुछ अजीबोगरीब भी, जैसे कि फंगस किंग जो जमीन के नीचे दौड़ सकता था, सिस्टम उसे उन्हें सीधे खाने के लिए प्रेरित करता और अतिरिक्त औषधि अंक उत्पन्न होते और कुछ अन्य लाभ भी। तो वांग युदाओ भी चतुर हो गया था। जब तक वे दुर्लभ औषधीय तत्व थे वह हमेशा उनका उपयोग कर सकता था। तीसरे गुरु ने सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह समझ गया था। तीसरे गुरु को विदा करने के बाद वांग युदाओ के दिल की चिंताएं आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गईं। अब वह बस जल्दी से शांगनान शहर लौटना चाहता था ताकि देख सके कि वू मिजी और शेन यू कैसे हैं। बैठक कक्ष में ये देखकर कि वांग युदाओ पहले ही जा चुका है, बूढ़े डॉक्टर ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर कहा, तीसरे गुरु, उसे ऐसे ही वापस जाने दे रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह आदमी भाग जाएगा? तीसरे गुरु धीरे से उठे, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। सफ़ेद ढाल के पीछे से कौन बच सकता है? और हाँ, मुझे अब भी इस व्यक्ति पर काफ़ी भरोसा है। सफ़ेद ढाल और काली जेल सैकड़ों सालों से चली आ रही पुरानी ताकतें, जिनके पंजे कई देशों में फैले हुए थे। सफ़ेद ढाल और काली जेल की नज़रों से बचना इतना आसान नहीं था। लेकिन इस आदमी के हुनर आसान नहीं हैं। तीसरे गुरु ने आह भरी। तीसरे गुरु के चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया, फिर उन्होंने कहा, वाकई उसके कौशल वाकई उत्कृष्ट हैं। मुझे आश्चर्य है कि उसका गुरु कौन है। इतनी कम उम्र में इस लोक तक पहुंचना, अगर तुम कहो कि किसी ने उसका मार्गदर्शन नहीं किया तो मुझे विश्वास नहीं होता। क्या हमें उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। अभी नहीं, अगर वह सचमुच मेरी बीमारी ठीक कर दे तो वह मेरा दोस्त बन जाएगा। तीसरे मास्टर का चेहरा भावहीन था, फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे ब्लैक प्रिजन के लोगों ने कैसे पकड़ लिया। इतना दुर्जय व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे पकड़ा जा सकता है? और ब्लैक प्रिजन को वांग युदाओ के बारे में कैसे पता चला? ब्लैक प्रिजन द्वारा पकड़े गए ज्यादातर लोग जाने माने लोग थे, जैसे मुक्केबाज, मार्शल आर्ट के उस्ताद या विभिन्न स्कूलों के सदस्य। हालांकि वांग युदाओ कभी उनके रडार पर नहीं आया था। ये वाकई एक समस्या है। बूढ़े डॉक्टर ने भौहें चढ़ाईं। 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका था और वांग युदाओ ने अपने 20 साल से ज्यादा के जीवन में सिस्टम हासिल करने के अलावा यही सबसे अजीबोगरीब अनुभव किया था। उसे ब्लैक प्रिजन ने पकड़ लिया, लगभग मर ही गया था, फिर व्हाइट शील्ड ने उसे बचाया और लगभग उसकी आंख फाड़ दी गई। अगर वह चालाक न होता तो कब का येलो स्प्रिंग्स में भगवान यम के साथ शराब पीते और दावत उड़ाते हुए उसकी मौत हो गई होती। लेकिन अब फिर से आज़ाद होकर उसे वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस पूरे महीने विदेश में रहूंगा। वांग युदाओ ने मुड़कर किंग रेन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वह और किंग रेन उस समय एक क्रूज जहाज पर थे। व्हाइट शील्ड की शाखा से निकलने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह शाखा दरअसल वह एक छोटे से द्वीप पर था जो वाकई प्रभावशाली था। साथ ही उसके मन में व्हाइट शील्ड के बारे में गहरी जिज्ञासा पैदा हो गई। किंग रेन, ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। अगर तुम न होते तो मैं ब्लैक प्रिजन द्वारा कैसे पकड़ा जाता? वांग युदाओ ने किंग रेन की तरफ देखा, थोड़ा नाराज होकर। धिक्कार है, व्हाइट शील्ड की सदस्य होने के बावजूद उसके लिए किसी को मारना इतना मुश्किल था। आखिरकार वह व्यक्ति जिंदा बच भी गया। मेरी वजह से कैसे हो सकता है? तुम ही तो हो जो पहाड़ों में भागे थे। ठीक है। हालांकि किंग रेन अब वांग युदाओ से थोड़ा डर रहा था, लेकिन वांग युदाओ की बात थोड़ी बेतुकी थी। तुम नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता कि उस समय हमने गुफा में जिस ब्लैक प्रिजन वाले को मारा था वह मरा ही नहीं था? वांग युदाओ ने सपाट लहजे में कहा। क्या? किंग रेन के हाव भाव बदल गए, फिर उसने जोर से अपना सिर हिलाया। ये कैसे संभव है? वह तो साफ तौर पर मर गया। अगर वह मर गया होता तो मुझे क्यों पकड़ा जाता? अगर वह आदमी मरकर जिंदा काली जेल में वापस नहीं आता और फिर मेरी जांच पड़ताल शुरू नहीं करता तो मुझे कैसे पकड़ा जाता? वांग युदाओ अवाक रह गया। वह भी पहले इस बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसने जंगल युद्ध में भाग लेने से पहले उस आदमी को हेलीकॉप्टर पर देखा तो उसे समझ आने लगा। हालांकि वांग युदाओ को याद आया कि चाकू तो उसके दिल में पहले ही घुस चुका था, तो वह अब जिंदा कैसे हो सकता है? वह थोड़ा उलझन में भी था। किंग रेन वहीं जड़वत खड़ी रही, उसके हाव भाव में उतार चढ़ाव आ रहे थे। दरअसल वांग युदाओ के शब्दों ने उसे भी याद दिला दिया था और उसकी उलझन दूर कर दी थी।
वह भी सोच रही थी कि काली जेल को वांग युदाओ के बारे में कैसे पता था और उसने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ निकाला। अगर वांग युदाओ की बात सच होती तो उसे समझाया जा सकता था, लेकिन वह व्यक्ति तो साफ तौर पर मर गया था, तो वह अब जिंदा क्यों है? ठीक है, वह बात अब बीती बात है। हालांकि मुझे उस आदमी को अपने हाथों से मारना ही होगा। जंगल युद्ध के बारे में सोचते ही वांग युदाओ के दिल में एक ठंडक दौड़ गई। इस तथाकथित काली जेल को बिल्कुल भी नहीं रहने दिया जा सकता था, और चूंकि वह इस बार भाग निकला था इसलिए वे लोग उसे फिर से जरूर निशाना बनाएंगे। इसलिए अब से उसे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। लेकिन वांग युदाओ ने शायद खुद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि इस घटना के कारण उसका हृदय स्वभाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वांग युदाओ से अचानक आई ठंडक को महसूस करते हुए किंग रेन का शरीर कांप उठा। ठीक है, चलो, मुझे भूख लगी है। वांग युदाओ ने समय देखा। ठीक खाने का समय हो रहा था। किंग रेन के अनुसार इस जहाज को पहले जिन्हाई में डॉक करना था और फिर वे कार से शांगनान शहर जाएंगे। हालांकि ये ठीक था, जिन्हाई और शांगनान शहर पास पास थे, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस नाव की सवारी पूरी रात लग जाएगी, जिससे वांग युदाओ थोड़ा नाखुश थे। शाम हो चुकी थी और क्रूज जहाज पर ज्यादातर लोग पर्यटक थे, कुछ घर लौट रहे थे, कुछ विदेश से आए विदेशी। मौसम बहुत सुहावना था। कई लोग अपना सामान बाहर ले आए थे और डेक पर खाना खा रहे थे। तटरेखा पर आधा सूरज आग की तरह लाल था, जिससे समुद्र का पानी लाल हो गया था। वांग युदाओ ने एक सीट ढूंढी और बैठ गईं, और किंग रेन भी जल्दी से उनके पीछे बैठ गईं। उन्हें अच्छी तरह याद था कि तीसरे गुरु ने उनसे क्या कहा था। मुझे अपनी सफ़ेद ढाल के बारे में बताओ, वांग युदाओ ने रोटी खाते हुए लापरवाही से पूछा। किंग रेन थोड़ा रुकी, उसके चेहरे पर झिझक थी। काफ़ी देर बाद उसने आखिरकार कहा, हमारी व्हाइट शील्ड की विरासत लगभग 100 साल पुरानी है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैं हमेशा इसी शाखा में रही हूँ। मैं कभी मुख्यालय नहीं गई। मुझे नहीं पता कि व्हाइट शील्ड पहले कैसी थी, लेकिन मौजूदा व्हाइट शील्ड कई बड़ी कंपनियों की मालिक है और इन कंपनियों का दायरा बेहद व्यापक है। बेशक सबसे मशहूर सुरक्षा कंपनियां हैं, लेकिन ज़्यादातर विदेशी हैं। नीतिगत कारणों से घरेलू स्तर पर ज़्यादा दखल नहीं है। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। बाकी किसी भी बात के लिए आप हमारे थर्ड मास्टर से ही पूछ सकते हैं। खुद किंग रेन भी व्हाइट शील्ड की असलियत को ठीक से नहीं समझा पाए। आखिरकार यह एक ऐसी सेना थी जिसकी विरासत लगभग 100 साल पुरानी थी और जिसके पास बहुत सारी कंपनियां थीं। और अपनी व्यापक भागीदारी के कारण किंग रेन पहले ब्लैक प्रिजन के लिए जासूस रह चुकी थी और व्हाइट शील्ड के मामलों के बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी। वांग युदाओ ने गुनगुनाया, ठीक है, तुम खाना जारी रखो, मैं शौचालय जा रहा हूँ। वांग युदाओ खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली। उसे नाव की सवारी से सबसे ज्यादा नफरत थी। अगर हो सके तो वह पैदल ही चलना पसंद करेगा। किंग रेन का मूड बहुत उलझा हुआ था। उसने पहले सोचा था कि वह वांग युदाओ को अपने वश में कर सकती है, लेकिन इस बार उसे फिर से देखकर स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। वह अब अपनी मर्जी से उसे अपने वश में कर सकता था। हालांकि तीसरे गुरु ने उसे साथ चलने के लिए कहा था, ये निगरानी जैसा लग रहा था, लेकिन क्या किसी ने कभी किसी पर्यवेक्षक को निगरानी में रखे व्यक्ति से इतनी कम ताकत वाला देखा है? ये पूरी तरह से एक अनुरक्षक था, और जब भी वह वांग युदाओ को देखती, किंग रेन को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे हमेशा वह जानवर गुफा में करता था जब वह हिल नहीं पाती थी तो उसकी हरकतें याद आ जाती। अरे सुंदरी, बिल्कुल अकेली। जैसे ही किंग रेन विचारों में खोई हुई थी, अचानक एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। चीनी व्यक्ति बहुत टूटा हुआ था, जिससे पता चलता था कि यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से चीनी नहीं था। किंग रेन ने ऊपर देखा और देखा कि उसके सामने कई एशियाई लोग खड़े हैं। हालांकि दूसरे पक्ष ने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया था, लेकिन वह पहले से ही जानती थी कि ये लोग किस देश से हैं। सस्मिदा, ये यंग मिस बहुत खूबसूरत है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आपके माता पिता की पीढ़ी में कोरियाई खून है? छोटी चौड़ी आंखों और तैलीय पाउडर लगे चेहरे वाले एक सुअर जैसी नाक वाले आदमी को देखकर किंग रेन को थोड़ी घिन आई। किंग रेन ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। उन दो पुरुषों के अलावा इस समूह में 2 महिलाएं भी थीं। दुर्भाग्य से इन दोनों महिलाओं के चेहरे लगभग एक जैसे थे, इसलिए किंग रेन उन्हें देखते ही समझ गई कि वे कोरियाई हैं। तो फिर तुम्हारे दादा दादी के बारे में क्या? सुंदर, तुम झूठ नहीं बोल सकती। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पूर्वजों में कोई कोरियाई होगा। सुअर जैसी नाक वाला आदमी कुछ हद तक बेरहम था। किंग रेन थोड़ा भौहें चढ़ाकर बोलने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से एक और आवाज़ आई। माफ़ करना, हम सब सच्चे इंसान हैं, हमारा किसी और देश से कोई रिश्ता नहीं है। मिसाल के तौर पर 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वाले व्यक्ति के लिए 10 लाख सचमुच 1000 युआन के बराबर है, जबकि कुछ हज़ार युआन महीने कमाने वाले व्यक्ति के लिए 10 लाख सचमुच एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वह जिंदगी भर कोशिश करता रहेगा। जब उन्होंने वांग युदाओ को आते देखा तो वे कुछ लोग थोड़े स्तब्ध रह गए। दोनों आदमी बिल्कुल अलग थे।
सुअर जैसी नाक वाले आदमी की आंखें बहुत छोटी थीं और चेहरा चिकना पाउडर से सना हुआ था, जबकि दूसरा आदमी लंबा, कुछ हद तक हट्टा कट्टा और काफी सुंदर था। उसने पूरा सूट पहना हुआ था। अगर ऐसा आदमी छोटी लड़कियों को दिखाई देता तो वे उसे ओप्पा कहकर जरूर उसके पीछे दौड़तीं। जहां तक उनके पीछे खड़ी दो महिलाओं की बात है, कम से कम वांग युदाओ यह नहीं बता सकता था कि कौन कौन है। अगर वह उनके नाम भी जानता तो शायद गलत ही बताता। वांग युदाओ ने पहले सुना था कि हर कोरियाई लड़की का परिवार उसकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए एक निश्चित राशि तैयार रखता है, और अब उसे इस बात पर पूरा यकीन हो गया। तुम दोनों इंसान हो, है ना? उस खूबसूरत कोरियाई आदमी ने वांग युदाओ की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया और उसका अभिवादन किया। वांग युदाओ ने सिर हिलाया और किंग रेन के बगल में बैठ गया। अगर हम भी बैठ जाएं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? उस आदमी ने कहा, और वांग युदाओ के जवाब का इंतजार किए बिना वह सीधा बैठ गया। उसके साथ आए लोग भी बैठ गए और साथ आई महिलाओं ने कुछ चीजें निकालीं। अरे, इसे तो बाहर घूमने की आदत ही नहीं है। हमारे देश का खाना अब भी सबसे अच्छा है। उनमें से एक महिला अंदर गई और कुछ चीजें निकालीं। वांग युदाओ उन्हें देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या ये सिर्फ किमची नहीं थी? सब कहते हैं कि कोरियाई किमची सभी बीमारियों को ठीक कर देती है, लेकिन जितना ज्यादा आप इसे खाते हैं उतना ही ज्यादा बेवकूफ़ बनते जाते हैं। किंग रेन का संयम ऐसा था जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने उनकी नज़रों को लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वांग युदाओ को बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे उसने कुत्ते के मल पर पैर रख दिया हो। उनके साथ कुछ देर की बातचीत के बाद सूरज पूरी तरह से डूब गया। अतिथि कक्ष के अंदर जिनजुन ने पु बुचांग की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। अरे, कैसा रहेगा? ये औरत वाकई बहुत अच्छी है। क्या हमें? वांग युदाओ पहली बार जिन्हाई आए थे, लेकिन इस बार उनके पास जिन्हाई में घूमने का समय नहीं था। जिन्हाई में कुछ खाने के बाद वह सीधे शांगनान वापस चले गए। क्रूज जहाज पर सवार लोग उतरने लगे थे। आखिरकार जहाज रुक गया और वांग युदाओ ने राहत की सांस ली। हालांकि जैसे ही वे उतरे, उन्होंने पास में पुलिस को इंतजार करते देखा। महाप्रबंधक पो, क्या हमें अब उनका पीछा करना चाहिए? जिनजुन ने दोनों को पुलिस की गाड़ी में बैठते देखा। वह बहुत उत्साहित लग रहे थे। जरूरत नहीं है, उन्हें थोड़ी देर अंदर ही रहने दो। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर लेते हैं। वैसे भी अभी तो दिन का उजाला है, तो कोई मजाक करने लायक बात नहीं है ना? पु बुचांग मुस्कुराया। उसे कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार वो उस आदमी को पहले ही पकड़ चुका था। कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने और जरूरी काम निपटाने के बाद वो स्वाभाविक रूप से रात में कुछ मौज मस्ती कर पाएगा। महाप्रबंधक पु हमेशा बहुत सोच समझकर काम करते हैं। जिनजुन ने चापलूसी से मुस्कुराया, मानो उसे डर हो कि कहीं दूसरे लोग उसे चाटुकार न समझ लें। पीछे की गाड़ियों को अलग अलग जाते देख वांग युदाओ की भौहें तन गईं। अगर उसका अंदाजा सही था तो जरूर उन्हीं कोरियाई लोगों ने परेशानी खड़ी की होगी। धिक्कार है, वो तो बस जगह बदल रहा था और फिर भी उसे ऐसी घिनौनी चीज़ों का सामना करना पड़ा। हालांकि उसका पुराना फ़ोन खो गया था, इसलिए वो किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे ज़बरदस्ती बाहर निकलना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या तुम यहाँ जिन्हाई में किसी को जानते हो? हम यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकते। वो कोरियाई कौन जाने क्या कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके पास और भी काम थे, इसलिए उन्होंने पुलिस से उन्हें पकड़वा दिया। अगर वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। किंग रेन ने सिर हिलाया। मैं जिन्हाई में किसी को नहीं जानती, लेकिन शांगनान में जानती हूँ। वांग युदाओ की भौहें सिकुड़ी हुई थीं और जैसे ही वह इस मुश्किल से निकलने का रास्ता सोच ही रहा था, खिड़की से एक चेहरा सामने आया। वांग युदाओ थोड़ा चौंका, फिर तुरंत चिल्लाया, गाड़ी रोको। गाड़ी चला रहा पुलिस अधिकारी चौंका और अनजाने में ब्रेक लगा दिए, फिर तुरंत पीछे वाले को गाली दी। अरे, क्या मरने की कोशिश कर रहे हो? किस बात पर चिल्ला रहे हो? लेकिन वांग युदाओ उससे बहस करने के मूड में नहीं था। उसने तुरंत कार का दरवाज़ा खोला और तेजी से पीछे की ओर चल दिया। तुम क्या कर रहे हो? भागने की कोशिश कर रहे हो? वांग युदाओ को अचानक दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करते देख दोनों पुलिस अधिकारी थोड़ा स्तब्ध रह गए। उन्होंने भी जल्दी से अपनी कार के दरवाजे खोल दिए। आखिरकार उन्हें तो सिर्फ एक जांच में मदद करने के लिए कहा गया था, इसलिए कोई देख नहीं रहा था। किसने सोचा था कि वांग युदाओ अचानक दरवाज़ा खोल देगा? हालांकि जैसे ही दोनों पुलिस अधिकारी आगे बढ़ने वाले थे, किंग रेन ने उन्हें पकड़ लिया और फिर लात मारकर कार के अंदर वापस धकेल दिया। इससे पहले कि वे अपनी बंदूकें निकाल पाते, उसने कार का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। तुम दोनों हिलना मत। अगर उसकी एक नज़र न होती तो वांग युदाओ सचमुच किसी परिचित से नहीं मिलता। हालांकि वह इस रास्ते से जा सकता था, लेकिन वह अपने पीछे कोई मुसीबत नहीं छोड़ना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि वह एक वांछित अपराधी बन जाए। तो अगर कोई उसे ले जा सके तो स्वाभाविक रूप से यही अच्छा होगा। कार के सामने खड़े उस व्यक्ति को देखकर जो फ़ोन कर रहा था, वांग युदाओ ने राहत की सांस ली।
दुनिया वाकई छोटी है, लेकिन लगता है वह मूल रूप से जिन्हाई का ही था, है ना? काओ हुआ, जो फोन पर था, थोड़ा चौंका, फिर पलटा और तुरंत दंग रह गया। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ वांग युदाओ से टकराएगा। लेकिन क्या वांग युदाओ गायब नहीं था? शांगनान शहर इतने समय से वांग युदाओ को ढूंढ रहा था, तो वह यहाँ कैसे आ सकता है? भाई वांग, आप यहाँ कैसे? काओ हुआ ने वांग युदाओ को देखा और एक पल के लिए अपना फोन भूल गया। शुरू में उसे वांग युदाओ की स्थिति के बारे में पता नहीं था, लेकिन आधे महीने पहले अपने जूनियर मार्शल अंकल के मामले की वजह से वह वांग युदाओ को ढूंढने के लिए फिर से शांगनान शहर गया। वहां जाने के बाद ही उसे पता चला कि वांग युदाओ काफी समय से लापता है और वहां का पुलिस स्टेशन वांग युदाओ की तलाश कर रहा था। उसने सुना कि मामला आसान नहीं था। ये भी हो सकता था कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी हो, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग युदाओ उसके सामने सही सलामत आ जाएगा। वह हैरान कैसे न होता? यह एक लंबी कहानी है। ओह, ठीक है, मुझे किसी चीज़ में तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी होगी। वह काओ हुआ से सिर्फ एक बार मिला था। काओ हुआ की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि काओ हुआ के कुछ संपर्कों या कोई मदद के लिए मिल जाए। क्या हुआ, बताओ? वांग युदाओ को इस हालत में देखकर काओ हुआ ने फोन रख दिया और जल्दी से पूछा। वांग युदाओ ने संक्षेप में अपनी स्थिति बताई। काओ हुआ ने सिर हिलाया, फिर कहा, देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं देखना चाहता हूं कि किसमें इतनी हिम्मत है। काओ हुआ को पुलिस की गाड़ी की ओर जाते देखकर वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था कि काओ हुआ की पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी। पुलिस की गाड़ी का दरवाज़ा किंग रेन के पैर से दबा हुआ था। अंदर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों ने पहले तो विरोध करने की हिम्मत की थी, लेकिन अब वे अंदर ही अंदर डर और कांप रहे थे। आखिर यह व्यक्ति कौन था, इतना शक्तिशाली? काओ हुआ ने भी किंग रेन को देखा और उसकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। जब वांग युदाओ ने पहले बात की तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से किंग रेन का जिक्र किया। उन्होंने जल्दी से किंग रेन का अभिवादन किया। नमस्ते, मेरा नाम काओ हुआ है और मैं भाई वांग का दोस्त हूँ। मैं यह मामला संभाल लूंगा। किंग रेन ने सिर हिलाया और उनकी ओर आ रहे वांग युदाओ को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, यहाँ आपके कोई परिचित हैं? वांग युदाओ मुस्कुराया, और वह कोई साधारण परिचित नहीं है। किंग रेन ने अपनी बाहें पार कर लीं। आह, मैं भाई काओ हूँ। छी, भाई काओ, किसी ने हमें बुलाया था। हम तो बस आदेश का पालन कर रहे थे। ये हमारी गलती नहीं है। जब पुलिस अधिकारी ने काओ हुआ को आते देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसका चेहरा एकदम बदल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों काओ हुआ को जानते होंगे। अगर उन्हें पता होता कि ये दोनों काओ हुआ के दोस्त हैं, तो 10 गुना हिम्मत होने पर भी वे इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हें किसने बुलाया? काओ हुआ के चेहरे पर थोड़ी अजीब सी भावभंगिमा थी। ऐसा लग रहा था कि वांग युदाओ पहली बार जिन्हाई आ रहा था और इस बार वो मुसीबत में पड़ गया था। कोई जिन्हाई पहुंचते ही वांग युदाओ को जेल में कैसे डालना चाहेगा? क्या इसका वांग युदाओ के गायब होने से कोई संबंध हो सकता है? जब वांग युदाओ ने बात की तो उसने अपने अनुमान का जिक्र नहीं किया, इसलिए काओ हुआ ने स्वाभाविक रूप से इसे वांग युदाओ के गायब होने से जोड़ दिया। ये शेंगहुआ ग्रुप के अध्यक्ष डैन हैं। अंकल डैन। ये सुनकर काओ हुआ थोड़ा चौंका, फिर उलझन में पड़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वांग युदाओ को गिरफ्तार करने के लिए फ़ोन करने वाला व्यक्ति उसका कोई जानने वाला था। ये थोड़ा अजीब था। भाई वांग, क्या आपने शेंगहुआ ग्रुप के बारे में सुना है? काओ हुआ ने वांग युदाओ की ओर देखा। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया, जाहिर है कि उसे इस शेंगहुआ ग्रुप के बारे में कुछ नहीं पता था। तो क्या आप इस व्यक्ति डैन जून भाई वांग से मिले हैं? डैन जून? वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया। वह किसी डैन जून को कैसे जानता होगा? वांग युदाओ को सब कुछ समझ में न आने पर काओ हुआ और भी उत्सुक हो गया। हालांकि इस बारे में उससे व्यक्तिगत रूप से पूछना बेहतर होगा। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। मैं यह मामला अंकल डैन को खुद समझाऊंगा। उनके काओ परिवार और डैन परिवार के बीच गहरे रिश्ते थे। डैन जून की बेटी डैन किंग थी। बस उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वांग युदाओ के साथ कोई अनबन चल रही थी। इस मामले के बारे में ज़रूर पूछताछ होनी चाहिए थी। ठीक है। दोनों पुलिस अधिकारियों ने झट से सिर हिलाया। वे इस मामले से अपना पल्ला झाड़ना चाहते थे। इस तरह के मामले में वे शामिल नहीं हो सकते थे। पुलिस की गाड़ी को निर्णायक रूप से जाते हुए देखकर काओ हुआ ने गहरी सांस ली, फिर क्षमाप्रार्थी भाव से वांग युदाओ और किंग रेन की ओर देखा। मुझे माफ़ करना भाई वांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। जिस व्यक्ति ने आपको गिरफ्तार करने के लिए फ़ोन किया था वह संयोग से मेरा परिचित है। ओह, ठीक है, आपको अभी भी डैन किंग याद है ना? यह उसके पिता हैं।
हो, वांग युदाओ ने काओ हुआ को स्तब्ध भाव से देखा। डैन किंग के पिता, मैंने उन्हें नाराज तो नहीं किया, है ना? पहले तो वांग युदाओ को लगा कि ये कोरियाई लोग ही हैं जो परेशानी खड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब काओ हुआ ने कहा कि जिसने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए फ़ोन किया था, वह डैन किंग के पिता थे। क्या हो रहा था? वह इस व्यक्ति, डैन जून, से कभी मिले भी नहीं थे। क्या ये डैन किंग की वजह से हो सकता है? वांग युदाओ ने आश्चर्य से काओ हुआ को देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि किंग थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की है, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं बाद में किंग को फ़ोन करके उससे पूछूंगा। काओ हुआ ने अपना सिर हिलाया, फिर कहा, चलो पहले चलते हैं। चूंकि आप जिन्हाए आए हैं, भाई वांग, आप मेहमान हैं। चाहे कुछ भी हो, मुझे आपका मनोरंजन तो करना ही है ना? वांग युदाओ ने पहले तो मना करने की सोची थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि वापस जाने से पहले उसे किंग रेन के साथ डिनर करना है, इसलिए उसने सहमति में सिर हिला दिया। काओ हुआ की कार में बैठते ही काओ हुआ ने तुरंत डैन किंग को फ़ोन किया। दूसरी तरफ डैन किंग ने जब सुना कि वांग युदाओ जिन्हाई में है, तो चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पिछली सीट पर बैठे वांग युदाओ ने उसे साफ सुना। बेशक इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डैन किंग हैरान रह गई। वांग युदाओ 1 महीने से ज़्यादा समय से लापता था और उसे ढूंढने वालों ने मान लिया था कि वह मर चुका है। किसने सोचा होगा कि वह अचानक यहाँ प्रकट हो जाएगा? यह एक सुखद आश्चर्य के अलावा और क्या हो सकता था? ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। मेरे पिताजी की बात करें तो वे घर पर नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि वे किसी को लेने जा रहे हैं, जाहिर है कंपनी के काम से। तुम्हें पता है मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। डैन किंग ने कपड़े बदलते हुए काओ हुआ से कहा। आखिर हुआ क्या था? तुम्हारे पापा ने भाई वांग को गिरफ्तार करवा दिया था। काओ हुआ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। क्या? डैन किंग अपनी पैंट आधी पहने हुए लगभग ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मेरे पापा तो भाई वांग को जानते तक नहीं। वो किसी को भाई वांग को गिरफ्तार क्यों करवाएंगे? कोई बात नहीं, बस आ जाओ। वांग युदाओ और मैं अभी ट्रायम्फेंट होटल जा रहे हैं। फ़ोन पर इतनी कम समय में साफ साफ बताना मुश्किल था, इसलिए काओ हुआ सिर्फ एक जगह बता पाए और डैन किंग को आकर बात करने के लिए कह पाए। ठीक है, मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी कपड़े बदल रही हूँ। डैन किंग ने फ़ोन रख दिया और गुस्से से बिस्तर पर बैठ गई। वो वांग युदाओ को इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि वो उसके मालिक का इलाज नहीं करता था, लेकिन पिछली बार अस्पताल में वांग युदाओ ने जब अपनी बात बताई तो उसे समझ आ गया। इसके अलावा वांग युदाओ ने जो दिखाया था उससे साबित हो गया कि उसके पास वाकई असली हुनर है, इसलिए बाद में उसके मालिक ने उसे वांग युदाओ के साथ ज़्यादा विनम्र रहने को कहा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद डैन किंग ने आखिरकार अपने पिता को फ़ोन किया। फ़ोन कनेक्ट हुआ और दूसरी तरफ से आवाज़ थोड़ी शोर भरी थी। डैन किंग के कुछ बोलने से पहले ही डैन जून ने उसे सीधे काट दिया। किंग, मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। फिर उसने फ़ोन काट दिया। डैन किंग ने झुंझलाकर फ़ोन देखा। फिर उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले, अपनी कार की चाबियां लीं और ट्रायम्फेंट होटल की ओर दौड़ पड़ी। वैसे काओ हुआ, क्या तुम शांगनान शहर के अस्पताल से संपर्क कर सकती हो? अच्छा, क्या तुम जियांग जी से मिल सकती हो? वांग युदाओ थोड़ा चिंतित था। वह शांगनान शहर के जितना करीब पहुंच रहा था उतना ही जल्दी वापस लौटना चाहता था, लेकिन अब उन्हें फ़ोन करके यह आश्वस्त करना बेहतर लगा कि वह सुरक्षित है। काओ हुआ ने स्वीकारोक्ति में गुनगुनाया और जियांग जी को फ़ोन करते हुए वांग युदाओ से कहा, मुझे तुम्हारे लापता होने का पता आधा महीना पहले ही चला। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि डायरेक्टर जियांग का वज़न काफ़ी कम हो गया था। जियांग जी का वज़न काफ़ी कम हो गया था। वांग युदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस आदमी का वज़न सिर्फ इसलिए कम हो गया क्योंकि वह लापता था। कनेक्ट हो गया। काओ हुआ ने फ़ोन वांग युदाओ को थमा दिया। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। हालांकि जियांग जी वांग युदाओ से काफ़ी बड़े थे, शांगनान शहर में जियांग जी वांग युदाओ के अच्छे दोस्त माने जाते थे। इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद अचानक उनसे संपर्क करने पर वांग युदाओ काफ़ी भावुक हो गए। हेलो। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ थोड़ी कमज़ोर लग रही थी। डायरेक्टर जियांग, वांग युदाओ ने कहा। हालांकि जैसे ही वांग युदाओ शांगनान सिटी अस्पताल के कार्यालय में बोल रहा था, जियांग जी, जो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था, अचानक अकड़ गया। फिर उसे लगा कि उसने गलत सुना है। उसने अपना फ़ोन चेक किया। नहीं, वह काओ हुआ का फ़ोन था, इसलिए उसने गलत सुना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता कि क्या हुआ, दूसरी तरफ से आवाज़ फिर आई। अरे बुजुर्ग, मैं हूँ वांग युदाओ, वही वांग युदाओ जिसे तुमने कई बार धोखा दिया है। क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान सकते? वांग युदाओ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे देखे बिना भी वह उस पल जियांग जी के चेहरे पर अद्भुत भाव की कल्पना कर सकता था।
इस समय जियांग जी के भाव वाकई बहुत अद्भुत थे। उसे पहले लगा था कि उसने गलत सुना है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था। उसने गलत नहीं सुना था, उसने सचमुच गलत नहीं सुना था। वह बदमाश असल में काओ हुआ के फ़ोन से उसे फ़ोन कर रहा था। उसका पहले से पीला पड़ चुका चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम बदमाश, मैंने तो सोचा था कि तुम मर गए हो। फ़ोन के दूसरी तरफ जियांग जी की आवाज़ में कांपती और राहत भरी आवाज़ सुनकर वांग युदाओ के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। पहले जब वह शांगनान शहर में होता था तो वह आमतौर पर हर कुछ दिनों में घर फ़ोन करता था। हालांकि चूंकि जो कियानरोंग ने शांगनान शहर छोड़ते समय उसे ले जाते हुए खुद देखा था, इसलिए हालात अलग थे। इसलिए वांग युदाओ ने पहले शांगनान शहर के लोगों को फ़ोन करना चुना। मैं ठीक हूँ, लेकिन बाल बाल बच गया। वांग युदाओ ने आह भरी, फिर अपने बगल में बैठे किंग रेन की तरफ देखा और किंग रेन ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। आखिर हुआ क्या था? 1 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी क्यों संपर्क कर रहे हो? जियांग जी तुरंत जानना चाहती थी कि वांग युदाओ के साथ क्या हुआ था। कोई खास बात नहीं है। ये बातें फ़ोन पर इतनी जल्दी साफ साफ नहीं बताई जा सकती। वापस आने पर बताऊंगा। वैसे शेन यू कैसी है? जो कियानरोंग ने उसे ले जाते हुए देखा था, इसलिए शेन यू को ज़रूर पता होगा। और वो मीजी, वे सब बहुत परेशान होंगे। तुम्हें शेन यू याद है? तुमने 1 महीने से ज़्यादा समय से उसके बारे में पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया। वह बीमार पड़ गई है, जियांग जी ने नाराज़ होकर कहा। क्या? ये सुनकर वांग युदाओ तुरंत शांत नहीं बैठ सका। शेन यू बीमार पड़ गई थी? क्या हो रहा है? चिंता मत करो, अब वह काफ़ी बेहतर है। क्या तुमने सोचा था कि वह 1 महीने से ज़्यादा बिस्तर पर पड़ी रहेगी? लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं है और तुम्हें जल्द ही वापस आ जाना चाहिए, वरना शेन यू को वह व्यक्ति छीन सकता है जो हमेशा उसके साथ रहा है। वह व्यक्ति जो हमेशा शेन यू के साथ था। वांग युदाओ ने एक पल सोचा और समझ गया कि वह कौन था। क्या ये वही आदमी नहीं था जिसे शेन युए की माँ, बाई जी, वापस लाई थी? उसने सोचा था कि उसका नाम सुशिन या कुछ और होगा। धिक्कार है, वह आदमी अभी भी आसपास था। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी। लौटते ही वह उस आदमी को तुरंत भगा देगा। मैं बाद में उससे बात करूंगा और उसे कहूंगा कि ज्यादा चिंता न करे। जियांग जी ने कहा। ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। वांग युदाओ ने तुरंत जियांग जी को रोक दिया। शेन युए अब उसके बारे में चिंतित होगी। अगर जियांग जी ने उसे बताया तो वह शायद गुस्सा हो जाएगी। इसके अलावा ऐसी किसी बात के लिए उसके लिए बेहतर होगा कि वह सीधे शेन युए के सामने आकर उसे साफ साफ समझा दे। ठीक है, तो फिर तुम्हारे मामले तुम नौजवानों को सुझाने हैं। ये जानकर कि तुम ठीक हो, ये बूढ़ा आदमी आखिरकार निश्चिंत हो सकता है। जियांग जी के शब्द राहत से भरे थे। पिछले 1 महीने से वह काफ़ी चिंतित था। जियांग जी के साथ बातचीत खत्म करने के बाद वांग युदाओ ने तुरंत अपने परिवार को फ़ोन किया। पहले वांग युदाओ ने ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही बिना फ़ोन किए बिताया था, लेकिन इस बार 1 महीने से ज़्यादा हो गया, जिससे उसका परिवार बहुत चिंतित हो गया था। उसने पहले अपने परिवार को सरप्राइज़ देने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने पहले उन्हें डराने की उम्मीद नहीं की थी। अपनी माँ की नसीहतें सुनकर वांग युदाओ के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसने फ़ोन रख दिया, आखिरकार राहत की सांस ली। काओ हुआ के फ़ोन में सिर्फ जियांग जी का नंबर था। वांग युदाओ ने जानबूझकर किसी और का नंबर याद नहीं किया था। जहां तक वो मीजी और बाकी लोगों की बात है, वह सीधे उनके सामने प्रकट हो जाता था। कार लगभग आधे घंटे तक चलती रही और आखिरकार ट्रायम्फ होटल पहुंच गई। काओ हुआ, जो अक्सर वहां आता जाता लगता था, वांग युदाओ को सीधे मुख्य द्वार से अंदर ले गया, जहां दरवाजे पर खड़ी 2 रिसेप्शनिस्ट युवतियों ने काओ हुआ को इशारा किया। लॉबी की सजावट भव्य थी, जिससे पता चलता था कि यह होटल असाधारण था और संभवतः जिन्हाई में प्रसिद्ध था। युवा मास्टर काओ, आप आ गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, लॉबी में एक मैनेजर जैसा व्यक्ति जल्दी से वहां आया। काओ हुआ ने सिर हिलाया, फिर कहा, हमेशा की तरह। वह आदमी आगे बढ़ा, लेकिन चलते चलते उसकी नज़र वांग युदाओ और किंग रेन पर पड़ी। अरे, वैसे मैंने देखा कि बॉस डैन भी यहाँ हैं। अगर युवा मास्टर काओ उनसे बाद में मिलना चाहें तो वे 402 में हैं। वह आदमी काओ हुआ और बाकी लोगों को ऊपर 401 में ले गया और जाते जाते काओ हुआ को इसकी जानकारी दी। काओ हुआ थोड़ा रुका, फिर कुछ हैरान सा लगा। उसे डैन जून के यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अभी न जाने और डैन किंग के आने तक इंतज़ार करने का फैसला किया। आइए भाई वांग, अगर आपको कुछ खाना है तो ऑर्डर कर दीजिए। वेटर पहले ही मेन्यू ले आया था और काओ हुआ ने उसे वांग युदाओ को दे दिया। काली जेल में इतने दिन बिताने के बाद वांग युदाओ ने सचमुच ठीक से खाना नहीं खाया था। उसने औपचारिकता नहीं निभाई, जो उसे पसंद आया उसे ऑर्डर किया और फिर मेन्यू किंग रेन को दे दिया। थोड़ी देर बाद काओ हुआ का फ़ोन बजा। उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला और डैन किंग के अलावा और कौन अंदर आया।
डैन किंग को फिर से देखकर वांग युदाओ भावुक हो गईं। डैन किंग का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन जब उसने किंगरेन को अपने बगल में देखा तो वह थोड़ा रुक गई। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। किंग आओ, पहले बैठो। डैन किंग को आते देख काओहुआ ने जल्दी से कहा। लेकिन डैन किंग ने अपना सिर हिलाया और सीधे वांग युदाओ के पास चली गई। भाई वांग, मेरे साथ आओ। मुझे अपने पिताजी से पूछना है कि उन्होंने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया। ये देखकर काओहुआ समझ गई कि जब डैन किंग ऊपर आया होगा तो लॉबी मैनेजर ने उसे ज़रूर बताया होगा कि डैन जून यहाँ है। वांग युदाओ चाहे या न चाहे, डैन किंग ने उसे सीधे 402 की ओर खींच लिया। किंगरेन और काओहुआ के पास पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। शेंगहुआ समूह की कोरियाई पक्ष के साथ अनुबंध वार्ता में पहले भी कई आमने सामने की बैठकें हो चुकी थीं और इस बार इसे अंतिम रूप दिया जाना था। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद समूह और दूसरी कंपनी एक गठबंधन बनाएंगे जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। डैन जून शुरू से ही इस मामले के प्रभारी थे और इस बार कोरियाई प्रतिनिधियों की सीधे मेज़बानी वही कर रहे थे। आइए मिस्टर पू, मैं आपको टोस्ट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ रहना और खाना अच्छा लगेगा। डैन जून ने अपना गिलास उठाया और पू बुचांग से कहा। पू बुचांग ने अपना गिलास उठाया, लेकिन उसके बगल में बैठे जिन जुन बुदबुदाए, चीन में कुछ भी अच्छा नहीं है। शराब तो घटिया है। फिर उसने एक ही घूंट में गिलास गटक लिया। डैन जून मन ही मन कोसने लगा। शराब की बात करें तो कोरियाई शराब की तुलना चीनी शराब से कैसे की जा सकती है। ये तो मजाक था। एक घूंट के बाद उसमें बस शराब का स्वाद था, जबकि अच्छी चीनी शराब में एक मीठी खुशबू होती है। उसे आश्चर्य हुआ कि पिछली बार किसने शराब को पीने लायक नहीं कहा था, फिर भी जाते समय एक पूरा केस ले गया। हालांकि डैन जून ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। खैर, ये तो बस पीने की मेज पर होने वाला काम था, बाकी बातों की उसे परवाह नहीं थी। जैसे ही वे शराब पी रहे थे, पहले से बंद दरवाज़ा अचानक बाहर से खुल गया। पू बुचांग ने थोड़ा मुंह बनाया, उसे बीच में टोकना पसंद नहीं था, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने दस्तक भी न दी हो। हालांकि जब उसने ऊपर देखा और बाहर की ओर देखा तो वह थोड़ा रुक गया। न सिर्फ वह, बल्कि उसके बगल में बैठा जिन जुन भी थोड़ा रुक गया। डैन जून की पीठ दरवाजे की तरफ थी और जब उसने मुड़कर अंदर आए लोगों को देखा तो वह भी थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डैन किंग यहाँ होंगे और काओहुआ भी मौजूद थे। दूसरे आदमी और औरत को तो वह पहचान ही नहीं पाया, इसलिए उसने सोचा कि डैन किंग और उसके दोस्त यहाँ रात के खाने के लिए आए हैं और लॉबी में मैनेजर ने डैन किंग को बताया होगा कि वह ऊपर है, इसलिए डैन किंग मिलने आया था। किंग, तुम यहाँ क्यों हो? लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो तो और हमारे साथ हो लो। चूंकि वे पहले से ही यहाँ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह डैन किंग को यूं ही जाने नहीं दे सकता था। और काओहुआ और दूसरे आदमी औरत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वे भी डैन किंग या काओहुआ के दोस्त थे। हालांकि डैन किंग ने इशारा नहीं समझा और सीधे डैन जून की ओर चल पड़ा। वांग युदाओ ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ जिन जुन और पू बुचांग से उसका सामना होगा। अब उसे आखिरकार समझ में आया कि डैन जून ने सीधे उनकी गिरफ्तारी का आदेश क्यों दिया था। साफ था कि पू बुचांग और जिन जुन ही डैन जून के साथ व्यापार कर रहे थे। पू बुचांग और जिन जुन ने डैन जून से संपर्क किया था और डैन जून ने पू बुचांग और जिन जुन को बदनाम करने के लिए बिना सोचे समझे तुरंत अपने दोस्तों को पुलिस स्टेशन बुला लिया था और क्रूज जहाज से उतरते ही उसे और किंगरेन को हिरासत में ले लिया था। दूसरे शब्दों में, वांग युदाओ और डैन जून के बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। सारी दुश्मनी जिन जुन और पू बुचांग, इन दोनों ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल पर वांग युदाओ ने अपने बगल में खड़े किंगरेन की तरफ देखा। उसके दिल में एक कड़वी मुस्कान उभर आई। क्या ये सचमुच एक खूबसूरत औरत की तबाही का मामला था? क्या तुम मजाक कर रहे हो? किंगरेन तो बस व्हाइट शील्ड द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति था, उसकी प्रेमिका नहीं। इस तरह की बेवजह की मुसीबत ने वांग युदाओ को जान से मारने की इच्छा जगा दी। तुम दोनों! किंगरेन और वांग युदाओ को देखकर पू बुचांग और जिन जुन भी थोड़ा रुक गए। जिन जुन ने तुरंत चिल्लाया, फिर बिना सोचे समझे डैन जून को डांटा। बॉस डैन, क्या हो रहा है? क्या मैंने तुम्हें फ़ोन करके नहीं कहा था कि तुम अपने पुलिस वालों से इन दोनों को हिरासत में ले लो? वे यहाँ क्यों हैं? वांग युदाओ को इस आदमी की अक्ल पर सचमुच शक था। पू बुचांग ने जल्दी से जिन जुन को वापस खींच लिया। ये तथ्य कि वे यहाँ आ सकते थे और डैन किंग के साथ भी, इसका मतलब था कि जिन दो लोगों को वे हिरासत में लेना चाहते थे वे डैन जून को न जानते हुए भी डैन जून की बेटी को जानते थे। थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी समझ सकता था कि क्या हो रहा है, फिर भी जिन जुन ऐसी बातें कर रहा था। डैन जून का इरादा तो यही था कि डैन किंग अपने दोस्तों को बैठने के लिए बुलाए, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वह डैन किंग के कुछ नाखुश भाव को देखकर हैरान रह गया, फिर काओहुआ को, जो भी बेहद शर्मिंदा लग रहा था। डैन जून पूरी तरह से उलझन में था।
उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पू बुचांग की एक छोटी सी मदद उसकी बेटी के दोस्तों को नाराज कर देगी, और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों काओ हुआ को भी जानते थे। ये बात वाकई दिल को छू गई। मुझे सच में माफ़ करना, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मामला। डैन जून जल्दी से खड़ा हो गया। वह इस आदमी और औरत से कभी नहीं मिला था, न ही उसकी बेटी ने कभी उनका जिक्र किया था। लेकिन अगर उसे पता भी नहीं था कि उन्होंने क्या किया है, तो भी उसे अपनी बेटी और काओ हुआ के लिए माफ़ी मांगनी ही थी। हे, कुछ भी नहीं। वांग युदाओ हल्के से मुस्कुराया। सच कहूं तो वह सचमुच डैन जून को जिम्मेदार ठहराना चाहता था। अगर डैन किंग और काओ हुआ ना होते तो वह इस व्यक्ति को ज़रूर अच्छी तरह पीटता, और किसी और वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसने उसके कार्यक्रम में खलल डाला था। और वांग युदाओ सत्ता के इस तरह के दुरुपयोग से बहुत नफरत करता था। हालांकि डैन जून को जाने देना पड़ा, लेकिन पू बुचांग और जिनजुन को नहीं। पू बुचांग और जिनजुन का डैन जून के साथ व्यापार करना एक बात थी, लेकिन इन दोनों के साथ उसका मामला दूसरी बात थी। श्रीमान पू, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने किंग रेन और मेरे लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर दीं? लगता है हमने आपको क्रूज पर शर्मिंदा नहीं किया, और आपने तो हम पर चोरी का झूठा आरोप भी लगा दिया। बताए, क्या मुझे आप पर मुकदमा करना चाहिए? वांग युदाओ आगे बढ़े और पू बुचांग के सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें एक अदृश्य दबाव झलक रहा था। पू बुचांग के चेहरे पर मिश्रित भावनाएं थीं। उन्होंने डैन जून की ओर देखा, साफ तौर पर उनसे मदद मांग रहे थे। यह मामला डैन जून की बेटी के बिना भी ठीक होता, लेकिन अब जब वह इसमें शामिल हो गई है, तो पूरी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है, जिससे ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये किंग का दोस्त है, मुझे लगता है। पू बुचांग की नज़र पाकर डैन जून ने तुरंत वांग युदाओ की तरफ मुस्कुराकर बीच बचाव करने की तैयारी की। मिस्टर डैन, ये मिस्टर पू और मेरे बीच का मामला है। आपके व्यापारिक लेन देन एक बात है, हमारे मामले दूसरी, इसलिए इन्हें आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। वांग युदाओ ने मुड़कर डैन जून को शांति से देखा। डैन जून का गुस्सा भड़क उठा। आज एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का दिन था, और अगर वांग युदाओ ने सचमुच ऐसा कोई तमाशा खड़ा किया तो अनुबंध पर हस्ताक्षर तो बिल्कुल नहीं होंगे। वह बोलने ही वाला था। पिताजी, बस भूल जाए। अगर ये दोनों वाकई भाई वांग के कहे अनुसार हैं, तो क्या आप अब भी उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे? डैन किंग ने डैन जून को अपनी ओर खींचा, उसकी भौहें कस गईं। डैन जून अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन काओ हुआ, जो उसके बगल में था, ने उसे जल्दी से वापस खींच लिया। वह शांगनान वांग परिवार में वांग युदाओ की हैसियत जानता था, और डैन जून की कंपनी का शांगनान वांग परिवार के साथ भी व्यापारिक लेन देन था। अगर उसने युदाओ को नाराज किया तो वांग परिवार वांग युदाओ की वजह से शेंगहुआ समूह के साथ अपना व्यापार पूरी तरह से तोड़ सकता था, और तब ये सचमुच एक बड़ा नुकसान होता। काओ हुआ को उसे इतनी गहरी नज़र से देखते देख डैन जून, जो इतने सालों से व्यापार जगत में था, उसे भी कुछ एहसास हुआ। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, बस यही उम्मीद करते हुए कि यह आदमी और औरत ज़्यादा आगे न बढ़ जाएं। पू बुचांग का चेहरा बहुत गंभीर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि डैन जून पीछे हटेगा। हालांकि अगर डैन जून पीछे हट भी जाता तो वह क्या कर सकता था? फ़ोन डैन जून ने किया था। अगर वह अपनी छवि साफ करना चाहता तो यह मुश्किल नहीं होता। वांग युदाओ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं। मैंने तुम्हें कब किसी को हिरासत में लेने को कहा था? मुझे फंसाओ मत। पू बुचांग ने उबलते पानी से बेखौफ मरे हुए सुअर की तरह व्यवहार किया। वांग युदाओ ऐसे व्यक्ति से बात करने के लिए बहुत आलसी था। उसने किंग रेन की ओर मुड़कर देखा। तुम्हें क्या लगता है? पिटाई। किंग रेन थोड़ा चौंकी, फिर उसने अपना सिर हिलाया। चलो इसे भूल जाते हैं। वांग युदाओ ने आश्चर्य से किंग रेन की ओर देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिष्ठित व्हाइट शील्ड से कोई कहेगा, चलो इसे भूल जाते हैं। आखिरकार वे पुलिस द्वारा लगभग गिरफ्तार ही हो गए थे, लेकिन चूंकि किंग रेन ने ऐसा कहा था तो ऐसा ही हो। इसमें शामिल होने से उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। हालांकि इस दुनिया में एक कहावत है, अगर आप मौत की तलाश नहीं करेंगे तो आप मरेंगे नहीं। जैसे ही वांग युदाओ इसे जाने देने ही वाले थे, पू बुचांग और जिनजुन के चेहरे बदसूरत हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वांग युदाओ और किंग रेन की बातचीत में उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है? पिटाई का क्या मतलब था? इस तिरस्कार से उनके दिलों में ऐसा लग रहा था जैसे वे क्यूई के साथ फट जाएंगे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मुझे मारने की कोशिश करो। पू बुचांग ने मेज पटक दी और गुस्से से भरकर खड़ा हो गया। कोरिया में भी कोई उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि यह चीन था, महान कोरियाई राष्ट्र के एक सम्मानित सदस्य होने के नाते वह जहां भी जाता उसे हमेशा सम्मान से देखा जाता। ये लोग इतने बेरुखी से कैसे पेश आ सकते हैं? अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुरंत किसी को तुम्हें गिरफ्तार करवाकर जेल में डलवा दूंगा। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो? जिनजुन भी गुस्से से भर गया।
वांग युदाओ असल में मुड़कर जाने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन इन दोनों की धौंस देखकर वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। वे क्या कह रहे थे? किसी से तुम्हें मारने की कोशिश करने के लिए कहना? क्या यह आत्मपीड़ावाद नहीं था? वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। डर गए, धिक्कार है, चीनी लोगों में हिम्मत नहीं है। पु बुचांग ने वांग युदाओ को जाते हुए देखकर उपहास किया। हालांकि जैसे ही उसने कहा, किंग रेन, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, ने अपना पैर उठाया और सीधे पु बुचांग की गर्दन पर लात मारी। तुरंत उसका 1.8 मीटर का शरीर बगल में उड़ गया और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। वह बिना कुछ कहे बेहोश हो गया। जिन जुन, जो अभी भी गाली देने ही वाला था, ने ये स्थिति देखी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, इतना चौड़ा कि उसमें एक अंडा समा जाए। शीबा, जिनजुन ने निगलते हुए देखा, फिर देखा कि किंग रेन उसे देख रहा है। वह तुरंत जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वांग युदाओ ने दूसरों की चौंकती निगाहों को नजरअंदाज किया और कमरे से बाहर निकलकर 401 की ओर चल दिया। अब तक खाना लगभग परोस दिया जाना चाहिए था और वह पहले से ही भूखा था। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने देशभक्त होगे। वांग युदाओ ने किंग रेन की ओर देखा, जो उसके पीछे आ रहा था, और चिढ़ाया। किंग रेन ने उदासीनता से वांग युदाओ को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अपने पुराने स्वभाव के हिसाब से वह ऐसे इंसान को मार ही डालती, सिर्फ पिटाई से काम नहीं चलेगा। छी छी, बहन किंग रेन, क्या तुमने ताइक्वांडो सीखा है? या कुछ और? तुम इतनी कमाल की कैसे हो? एक लात, बियायू, और तुमने किसी को उड़ा दिया। कमाल है। डैन किंग ने किंग रेन को बैठते देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। हालांकि उसने पहले भी किंग रेन को देखा था। किंग रेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस वांग युदाओ के बगल में बैठ गई। उसने सोचा था कि वह वांग युदाओ की अच्छी दोस्त है, या शायद उसकी प्रेमिका, लेकिन जहां तक उसे पता था, क्या वांग युदाओ शेन्यू के साथ शामिल नहीं था। इसलिए उसके पूछने का मौका मिलने से पहले ही यह घटना घट गई। नहीं, मैंने छोटी उम्र में कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। किंग रेन मुस्कुराए। वाह, तुम सिर्फ मार्शल आर्ट का अभ्यास करके ही इतनी कमाल की हो। तुम किसी अंतर्राष्ट्रीय अंगरक्षक जैसी हो। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती हूँ। डैन किंग ज्यादा उम्र की नहीं थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि ऐसा दृश्य देखकर उसे प्रशंसा का एहसास होगा। काओ हुआ भी बीच बीच में किंग रेन को देखता रहा। आखिरकार किंग रेन का अभी अभी का किक वाकई हैरान करने वाला था। खाना खाते खाते दरवाज़ा खुला और डैन जून अंदर आया। कैसे हो, डैन अंकल? काओ हुआ जल्दी से उठ खड़ा हुआ। डैन जून ने अपने हाथ फैलाए, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। उस व्यक्ति को पहले ही अतिथि कक्ष तक पहुंचाया जा चुका था और अनुबंध मिलने की संभावना बहुत कम थी। ये वांग युदाओ ही होगा, है ना? मुझे सचमुच माफ करना, ये घटना मेरी गलती है। डैन जून ने वांग युदाओ की तरफ देखा। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि वांग युदाओ कौन है, लेकिन वांग युदाओ के बगल में बैठी किंग रेन ने भी उसे चौंका दिया। उसके हिसाब से उनका रिश्ता कुछ एक रक्षक और एक संरक्षित व्यक्ति जैसा था। इतनी मजबूत औरत का साथ पाकर यह आदमी बिल्कुल भी आसान नहीं था। बोलते बोलते उसने अपने लिए एक गिलास वाइन डाली और एक ही घूंट में पी गया। वांग युदाओ मुस्कुराया। कोई बात नहीं। ये न कोई मतभेद, न कोई सामंजस्य वाला मामला है, और यह मामला आपकी गलती नहीं है, मिस्टर डैन। डैन जून मुस्कुराया और सिर हिलाया। तो बस हो गया। मुझे अभी भी उन दोनों से निपटना है और मैं भाग नहीं सकता। किंग, तुम अपने दोस्त के साथ खूब खाना खाओ। मैं अब विदा लेता हूँ। अपने पिता को जाते देख डैन किंग ने वांग युदाओ की ओर मुड़कर कहा, भाई वांग, मुझे माफ़ करना, मेरे पिताजी इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे सच में माफ़ करना। कोई बात नहीं, सब बीती बात है। खैर, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर हुआ भी, तो हमने तुम्हारे पिताजी की योजनाएं बिगाड़ दी, जिसका मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। वांग युदाओ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं शुरू से ही समझ सकती थी कि वे दोनों कोरियाई अच्छे इंसान नहीं थे। ऐसे लोगों के साथ सहयोग करने से सिर्फ नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं। डैन किंग ने झुंझलाहट से कहा। वह बेवकूफ़ नहीं थी, हालांकि उन दोनों ने साफ साफ नहीं कहा था, लेकिन वह अंदाज़ा लगा सकती थी कि वांग युदाओ और किंग रेन को लोगों को हिरासत में लेने का उनका क्या इरादा था। अरे भाई वांग, क्या आप अब मेरे मालिक की सेहत का हालचाल पूछ सकते हैं? वांग युदाओ ने पहले कहा था कि उनके पास झाओ हुई को पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें समय लगेगा। इतना समय बीत चुका था और झाओ हुई घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी छोटी मोटी बीमारियां हो जाती थीं। इन छोटी मोटी बीमारियों ने झाओ हुई के पूरे व्यक्तित्व को कमज़ोर कर दिया था, और झाओ हुई के शिष्य के रूप में डैन किंग केवल दुखी मन से देख सकते थे। अभी तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। इस बार बहुत कुछ हुआ है, मुझे अपने विचारों को सुझाने के लिए कुछ समय चाहिए। एक बार जब वह वापस लौटकर लोगों से मिलेंगे, तो वांग युदाओ को औषधालय क्षेत्र में अपनी रैंक बढ़ाने के लिए जल्दी से कार्य स्वीकार करने होंगे।
यह एक क्षेत्र में पूरी तरह से बदलाव था, न केवल शुरुआती, मध्यवर्ती या उन्नत स्तर, बल्कि एक बिल्कुल अलग क्षेत्र। इसलिए वांग युदाओ औषधालय क्षेत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले अनुभवों के आधार पर हो सकता है कि औषधालय पहुंचने के बाद ये सिर्फ किसी नए कौशल का सक्रियण न हो। ओह, ये भी ठीक है। अगर आपके पास समय हो तो आप ज़रूर जिन्हाई ज़रूर आएं। डैन किंग को यह भी पता था कि वांग युदाओ 1 महीने से ज़्यादा समय से लापता है और इस बार जिन्हाई में उसका आना साफ तौर पर ट्रेन को वापस शांगनान शहर ले जाने के लिए था। खाना खत्म करने के बाद वांग युदाओ थोड़ा अधीर हो गया। काओ हुआ पहले वांग युदाओ को गाड़ी से ले जाना चाहता था, लेकिन वांग युदाओ ने मना कर दिया। शांगनान शहर वापस जाने का रास्ता यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था और तेज़ तर्रार ट्रेन से आधे घंटे से भी कम समय लगता था। काओ हुआ ने रात के खाने के दौरान ही वांग युदाओ के लिए ट्रेन का टिकट खरीद लिया था। धीरे धीरे चलती ट्रेन को देखकर वांग युदाओ के मन में एक गहरी भावना उमड़ पड़ी। इस बार यह सचमुच मौत के करीब का अनुभव था। अगर वह थोड़ा चतुर और तेज तर्रार न होता तो वह सचमुच काली जेल में मर जाता। बेशक अगर वह ब्लैक प्रिजन में नहीं मरा होता तो व्हाइट शील्ड में ही मर गया होता। उसे बस यह नहीं पता था कि चेनफा और बाकी लोग कैसे हैं। वे निश्चित रूप से व्हाइट शील्ड नहीं गए थे। किंग रेन ने यह भी बताया कि चेनफा और बाकी लोग ब्लैक प्रिजन से पहले ही निकल चुके थे। अपने हुनर के साथ उनके लिए बाहर गुजारा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ट्रेन में बहुत से लोग थे। वांग युदाओ और किंग रेन की सीटें साथ साथ थीं और उनके बगल में एक युवा जोड़ा बैठा था जो छात्रों जैसा लग रहा था। वांग युदाओ को अचानक एहसास हुआ कि वीकेंड है। स्कूल छोड़ने के बाद से वह वीकेंड का मतलब लगभग भूल ही गया था। वैसे क्या तुम पहले कभी शांगनान शहर गए हो? वांग युदाओ को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने किंग रेन से पूछा। किंग रेन थोड़ा रुकी, फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, बात तो यह है कि मैंने एक बार शांगनान शहर में एक जापानी चाय घर देखा था। ओह, उसकी मालकिन मियुकी नाम की एक महिला थी। मुझे हमेशा लगता था कि वह किसी ऐसी महिला से मिलती जुलती है जिसे मैंने पहले देखा था, और जब मैंने तुम्हें इस बार देखा तब मुझे याद नहीं आया कि वह कुछ तुम्हारी जैसी दिखती है। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, हमेशा थोड़ा अजीब सा महसूस करते हुए। पिछली बार चाय घर से निकलने के बाद लोगों ने उसका पीछा किया था और फिर एक महिला प्रकट हुई और उसे बचाया। उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। जहां तक उन 2 लोगों की बात है, वह अभी भी नहीं जानता था कि वे कौन थे। अगले दिन उसे ब्लैक जेल के लोग ले गए, इसलिए वांग युदाओ ने अनुमान लगाया कि वे दोनों शायद ब्लैक जेल से थे। वांग युदाओ की बातें सुनकर किंग रेन का दिल तेजी से धड़क उठा और उसकी आंखें खिड़की से बाहर झांकने लगीं। तभी ट्रेन में अचानक हलचल मच गई। कुछ ही दूरी पर कई कर्मचारी तुरंत दौड़कर आए और फिर उन्होंने जमीन पर किसी के मुंह से झाग निकलते देखा। साफ था कि कुछ गड़बड़ है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कंडक्टर जल्दी से वहां पहुंचा। यात्री की हालत देखकर वह भी घबरा गया, क्योंकि यात्री का चेहरा पहले ही बैंगनी पड़ने लगा था। उसके मुंह पर एक के बाद एक बुलबुले बन रहे थे और उसकी आंखें भी पीछे की ओर मुड़ने लगी थीं। क्या कोई डॉक्टर है? क्या कोई डॉक्टर है? कृपया मदद करें। स्टाफ सदस्य पहले से ही जोर जोर से चिल्ला रहा था। वांग युदाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसे ही वह उठने ही वाला था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां आया, लापरवाही से स्टाफ सदस्य को एक प्रमाण पत्र दिया और फिर मरीज की जांच करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि कोई आगे आया था। वांग युदाओ की भौहें और गहरी हो गईं, क्योंकि पहले दिव्यदृष्टि का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें पता चला कि इस व्यक्ति को जहर दिया गया है, और देखने से लग रहा था कि उसे फूड पॉइजनिंग है और यह बहुत गंभीर है। सचमुच उसे जहर दिया गया है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। अगर उसे 5 मिनट के अंदर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। बूढ़े व्यक्ति ने कंडक्टर की ओर देखते हुए गंभीर चेहरे से कहा। कंडक्टर ने चौंककर अपनी घड़ी देखी और तुरंत चिंतित हो गया। 5 मिनट? ये काम नहीं करेगा। अगले स्टॉप तक कम से कम 8 मिनट हैं और हम अभी एक स्टेशन से गुजरे हैं। ऐसी ट्रेन स्वाभाविक रूप से बीच में नहीं रुक सकती थी, लेकिन मौजूदा स्थिति स्पष्ट रूप से गंभीर थी। ये जीवन मरण का सवाल था। वांग युदाओ ने एक गहरी सांस ली, फिर उठे और भीड़ की ओर चलने की तैयारी करने लगे। तुम क्या करने वाले हो? किंग रेन ने जल्दी से पूछा। बस देखने जा रहा हूं। उस इंसान को जहर दिया गया है। अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो शायद उसकी जान चली जाएगी। वांग युदाओ ने सिर हिलाया, फिर तेजी से आगे बढ़ गया। किंग रेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। जहर दिया? उसका दिल धड़क उठा और वह भी देखना चाहती थी कि वांग युदाओ उसका इलाज कैसे करेगा। फिर वह तेजी से उसके पीछे चली गई। बूढ़ा आदमी अभी भी मरीज पर दबाव डाल रहा था। मरीज पहले से ही हाँफने लगा था और आसपास के लोग घबराए हुए थे, लेकिन इस स्थिति में चिंता करना बेकार था। माफ करना। वांग युदाओ भीड़ को चीरता हुआ अंदर आया, बैंगनी काले चेहरे वाले मरीज को देखा, फिर बेबसी से सिर हिलाया। मुझे फिर से शुद्धिकरण कला का इस्तेमाल करना होगा।
मेरे औषधि बिंदु। लेकिन औषधि बिंदुओं की तुलना में एक इंसान की जान ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मुझे देखने दो, अचानक किसी ने कहा। न सिर्फ बूढ़ा आदमी बल्कि बाकी सभी लोग थोड़े स्तब्ध रह गए, फिर वक्ता की ओर देखा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बोलने वाला व्यक्ति कितना युवा है, तो सबने असहाय होकर सिर हिला दिया। यह कोई आसान बात नहीं थी। बूढ़े व्यक्ति ने पहले जो कहा था उसके अनुसार इस व्यक्ति को जहर दिया गया था। ऐसी स्थिति में उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था। अगर यहाँ और डॉक्टर भी होते तो वे निश्चित रूप से असहाय होते। तुम, बूढ़े व्यक्ति ने वांग युदाओ को बोलते हुए देखा और तुरंत हैरान हो गया। युवक, क्या तुम्हें पता है कि उसे क्या हुआ है? जहर, वांग युदाओ ने सच्चाई से जवाब दिया। चूंकि तुम्हें पता है कि यह जहर है, तो तुम उसकी जांच और कैसे कर सकते हो? अगर यह साधारण फूड पॉइजनिंग होती तो मरीज को खाया हुआ खाना उगलवाने के लिए उल्टी कराई जा सकती थी। लेकिन यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से साधारण फूड पॉइजनिंग से पीड़ित नहीं था। विषण के लिए उसे आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ा या कोई शक्तिशाली मारक दवा लेनी पड़ी। लेकिन ऐसी दवा, और अगर होती भी है तो उसे बाजार से खरीदा नहीं जा सकता, साथ ले जाना तो दूर की बात है।